आईएससी क्यों, एक और सवाल, आईएससी क्यों, और भी एग्जाम्स आप प्रिपरेशन कर सकते थे, आईएससी क्यों बनना चाहते? नो नो नो, बड़ी प्यारा जवाब भी, इसका जवाब ढूंढना होगा, है ना। वाई आईएएस ओनली, है ना बेटा, क्यों बनना चाहते, इसकी क्या खासियत? बेटे बहुत अच्छा लगा। मैं आप क्लास के साथ साथ आप लोगों की पर्सनालिटी पर भी मुझे वर्क करना है ना, क्योंकि मेन जो सिलेक्शन का मेन जो वो होता है, बेस होता है, वो एटलीस्ट पढ़ाई के बाद इंसान की पर्सनालिटी डेवलप होती है। बैठे प्लीज, खड़े हो जाना बेटा, आराम से बैठ। नाम बताइए। राजगुप्ता, आराध्य गुप्ता, कहाँ के रहने वाले? रायपुर के रहने वाले। इस शहर का नाम रायपुर क्यों है? ढूंढना होगा आपको, इसी शहर के रहने वाले, इसका नाम जानना होगा, क्यों है रायपुर, क्या इसकी विशेषता है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका। दूसरा सवाल ये कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन क्यों करना चाहते? हाँ ठीक है, और क्या करना चाहते, एक आईएएस बन के आप क्या करना चाहेंगे? देश में अच्छे नागरिक कहलाना चाहते हैं, आईएएस बन के लाना भी चाहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, फाइन, बैठो बैठो, हाथ बात नहीं घुमाते, स्ट्रेट खड़े होते हैं और आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, यही तरीका है, ठीक है ना। फाइनली इंटरव्यू में ये देखा जाता है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो देखा जाता है। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। क्या नाम बताया अपना? स्वप्निल, स्वप्निल, थैंक यू। और ठीक है, क्रिस्टीना और जैस्मिन, नहीं सॉरी, नरगिस, दोनों का नाम फूल ही होता है, जैस्मिन और नरगिस दोनों का मतलब फूल ही होता है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, मतलब एक टॉपिक उठाया है, जनरली अभी शुरू किया है, उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता जो टॉपिक चल रहा है, समझ में आ रहा है आपका? आराध्य है नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता आज का टॉपिक है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें हम लोगों ने कल कुछ टॉपिक लिया, बताइए, नाम बताइए, कहाँ पे थे हम लोग? जी, कालीबंगा, हाँ 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 हाँ। क्या, क्यों, कोई खास बात? ओह, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट ऑलवेज। सिंधु सभ्यता में बहुत सारे शहर पाए गए, है ना, बहुत सारे शहरों की खोज हुई। ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 1000 शहर आईवीसी के अंदर मौजूद थे। आ रहा है समझ में जो मैं बोल रहा हूँ? आएगा ना बेटा, आएगा ना, कॉन्फिडेंट लाओ यार, आप बिंदास कॉन्फिडेंट लाओ बेटा। देखो यहाँ नहीं बोलोगे तो कहीं नहीं बोल पाओगे, है ना, कॉन्फिडेंट लाइए, मैं जो पूछूँ बोलो यस सर, आ रहा है समझ में, ठीक है, नहीं आ रहा है वो फिर बताएंगे, ठीक है। सबने तो ये कह रहे थे कि अभी तक जो रिसर्च हुए हैं ये पाया गया है कि आईवीसी में 1000 के करीब शहरों की खोज हुई है और उस पर अभी काम चल रहा है। पर 300 अप्रोक्सीमेटली जो सिटीज़ हैं वो रिसर्च में आ चुके हैं, उनके बारे में जानकारियाँ ली जा चुकी हैं। जो आईवीसी है उसका विस्तार भी बहुत लंबा चौड़ा था, पूरे भारत और भारत के बाहर तक, अफगानिस्तान तक, ये जो है पाकिस्तान तक जो है फैली हुई थी, है ना। तो आईवीसी में बहुत सारे शहर ढूंढे गए, जैसे मोहनजोदारो, जैसे हड़प्पा, ठीक है। इन्हें सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा जाता है। एक स्कॉलर थे स्टुअर्ट पिगट, उन्होंने कहा कि मोहनजोदारो एंड हड़प्पा आर द बोथ कैपिटल ऑफ द आईवीसी। तो और भी शहर थे और उन्हीं शहरों के बारे में हम बात करेंगे, उनमें क्या क्या पाया गया,
फिर उन पर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या क्या पूछे जाते हैं। तो जैसे एक शहर का नाम हमने लिया कालीबंगन, लिखिए कालीबंगन। स्वप्निल अपना मीडियम नहीं बताया बेटा, मीडियम इंग्लिश है, फाइन, इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। कालीबंगन, कालीबंगन या इसे कालीबंगा भी कहते हैं। कालीबंगन का मतलब होता है काली चूड़ियां, ब्लैक बैंगल्स, एंड दिस सिटी इज सिचुएटेड इन द राजस्थान। ये शहर कहाँ है? आराध्य, राजस्थान में ये शहर है। और ये शहर एक ऐसा शहर है जो सिंधु सभ्यता से भी पहले मौजूद था। इसे प्री हड़प्पन सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें पाई गई, क्या क्या इसकी खासियत रही, इसकी खोज जो है वो 1953 में हुई, मिस्टर अमलानंद घोष ने की थी। यू कैन ऑल्सो राइट इट, प्लीज राइट इट, के मिस्टर अमलानंद घोष, A.N. घोष डिस्कवर्ड दिस सिटी इन 1953। अमलानंद घोष ने इस शहर की खोज 1953 में की थी। इट वॉज अ प्री हड़प्पन सिटी। ये प्री हड़प्पन सिटी यानी सिंधु सभ्यता से पहले भी ये मौजूद था। और क्या इसकी खासियत रही है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईवीसी के जो लोग थे वो किले के अंदर रहना पसंद करते थे। द आईवीसी पीपल्स लाइक टू लिव अंडर अ सिटाडेल। या क्यों, एक सवाल मान लीजिए, ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है कि व्हाई दे लिव्ड इन अ सिटाडेल, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस। क्यों एक किले के अंदर ही रहते थे, हमारे और आपकी तरह खुले में क्यों नहीं रहते थे? या स्वप्निल, क्वेश्चन है कि नहीं है? क्या रीजन हो सकता है, क्या आप बता सकते हैं आप? या सिक्योरिटी प्रोस्पेक्ट, क्योंकि उस वक्त वाइल्ड एनिमल्स से बचने के लिए एंड वाइल्ड अटैकर्स से बचने के लिए, दैट वाज द रीजन दे लिव्ड इन द सिटाडेल। या तो कहा जाता है कि आईवीसी के जितनी भी मेन सिटीज पाए गए उनमें सिटाडेल पाया गया, यानी सिटी वाज कवर्ड बाय द सिटाडेल, है ना। देयर वेर बिहाइंड द रीजन इट वाज अ सिक्योरिटी प्रोस्पेक्ट। ये एक तरह से सुरक्षात्मक नीति के द्वारा ऐसा किया गया था। समझ में आ रहा है सब? आराध्य आ रहा बेटा? मैं आपकी फेस रीडिंग भी करता हूँ, समझ जाइए आप कहाँ हैं, क्या सोच रहे हैं, वो मुझे मालूम है। कहीं है तो नहीं, यही है कंप्लीटली, या ये भी है बेटा, फेस रीडिंग भी होती है। आप जो ट्रेड आपका ग्रेड अलाउड होगा कि आप क्या बनेंगे, IAS IPS क्या बनेंगे, कहीं ना कहीं आपके फेस, दो साइकोलॉजिस्ट बगल में बैठे होते हैं, वो पूरा टाइम आपका फेस रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो वो मुझे जहाँ लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें भी पूरा शहर किसके अंदर था? सिटाडेल के अंदर। तो लिख लीजिएगा, द कालीबंगन वॉज सिचुएटेड अंडर अ सिटाडेल। एक किले के अंदर कालीबंगन शहर बसा हुआ था, ठीक है। एंड सिटाडेल वॉज द सिटाडेल फॉर द सिक्योरिटी प्रोस्पेक्ट। ये भी मेंशन करना होगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई क्यों, व्हाई। और क्या है कि यहां पर जो घर पाए गए हैं वो सारे घर बेक ब्रिक्स के बने हुए हैं। द हाउस इज मेड बाय द बेक ब्रिक्स, यानी इनके मकान पकी ईंटों के बने हुए थे। ठीक है, एक हेडिंग और डालेंगे, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स। यहां से क्या क्या मिला है? द इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स यानी महत्वपूर्ण खोजें। तो पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी वो ये बताई थी कि यहां से एक जुता हुआ खेत पाया गया है, अ प्लॉट
field was founded from the Kalibangan. Plowed field, एक जुता हुआ खेत पाया गया है। और स्वप्निल खासियत ये है कि वो जो जुता हुआ खेत है उसमें एक साथ कई फसलों के बोने के एविडेंस मौजूद है, यानी दे हैड द मल्टीपल क्रॉप्स नॉलेज, दे हैड द मल्टीपल क्रॉप्स नॉलेज, कई फसलें एक साथ बोना जानते थे। इसका मतलब क्या है कि इनके पास जो है वो सरप्लस बहुत ज़्यादा होगा। क्यों स्वप्निल? जो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होगा, बोलिए। अभी अपने फार्मर जो हैं नरगिस, अपने जो फार्मर्स हैं वो एक टाइम में एक ही क्रॉपिंग करते हैं, पर दे हैड द मल्टीपल थ्राइस क्रॉपिंग इन दैट टाइम। दैट वाज द रीजन दे हैड द अलार्ज सरप्लस एंड दे यूज दिस सरप्लस फॉर द एक्सपोर्ट। ये सारे सरप्लस का इस्तेमाल ये निर्यात के लिए। आ रहा है समझ में बेटा? आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना बेटा? आएगा आएगा, मतलब जुड़ने की कोशिश हो। देखो, हिस्ट्री इज अ स्टोरी स्वप्निल, हिस्ट्री इज अ स्टोरी, नथिंग एल्स। ये कहानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप इसको कहानी की तरफ पढ़ेंगे, मजा लेके पढ़ेंगे, तो आपको कभी हिस्ट्री को रटना नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन में कि भाई ठीक है, ये तो नॉर्मल वनडे का क्वेश्चन हो गया कि दे हैड द प्लॉट फील्ड्स, उनके पास जुते हुए खेत पाए गए। पर यूपीएससी का क्वेश्चन हो गया व्हाई, है ना? एंड व्हाट वेर द क्वालिटीज, क्या इसके क्या चीजें, क्या खास बात है? जुता हुआ खेत क्या खास है? कुछ नहीं। खास बात यह है कि देयर फील्ड्स मल्टीपल क्रॉप्स, दे हैड द मल्टीपल क्रॉप्स टेक्निक, उनके पास एक से ज्यादा फसल बोने की टेक्नोलॉजी। आ रहा है कि नहीं समझ? क्लियर? तो ये चीज पाई गई यहां से। ये बहुत खास फाइंडिंग है, इस पे क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी ने प्रीलिम में कंडक्ट किया है। और अब मैंने कल बताया था आपसे कि इनके यहां से 6 प्रकार के बर्तन पाए गए। देयर वेर द 6 टाइप्स पोटरीज फाउंडेड। 6 प्रकार के बर्तन यहां से पाए गए। और क्या पाया गया? अ सिलेंड्रिकल सील वॉज फाउंडेड फ्रॉम देयर। एक बेलनाकार मुहर यहां से पाई गई। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं ये चीजें, कल अपन किए थे पर फिर कर रहा हूं, है ना? सिलेंड्रिकल सील वॉज, सील क्यों स्वप्निल? बिकॉज सील वॉज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सील वॉज द मीडियम ऑफ ट्रेड इन दैट टाइम। क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग, उनका जो अपना सील था वो था रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। There were the 2 type of the seal used by them, only rectangular and square. But cylindrical seal जो है IVC का नहीं था। It was imported from the Mesopotamian civilization. ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से आया होगा, किसी तरह से आ गया होगा, यहीं पे पाया गया। या और क्या चीजें हैं इनके यहाँ पे? एक कॉपर बुल स्कल्पचर पाया गया। A copper bull sculptures was founded from there. एक कॉपर, तांबे का सांड की प्रतिमा यहां से पाई गई। या और क्या पाया गया बेटा? कैमल बोन्स, एक ऊंट की हड्डियां यहां से पाई गई हैं। इट मीन्स स्वप्निल, जो राजस्थान है वो डेजर्ट है, और डेजर्ट में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? कैमल पाए जाते हैं। कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इट मीन्स कि वहां पर आज से 5000 साल पहले भी कैमल का इस्तेमाल किया जाता हो। आ रहा है? आ रहा है समझ में? ठीक है बेटा, कोई नहीं। और क्या चीजें हैं? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक और शहर का नाम लिखेंगे, धौलावीरा। एक और शहर का नाम लिखिए, धौलावीरा। धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा, धौलावीरा एक्चुअली में गुजरात में पाया। इट्स दिस सिटी वाज फाउंडेड फ्रॉम द गुजरात। और इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है सफेद कुआं, वाइट वेल।
The literal meaning of the word धौला कुआं is a white well. धौलावीरा या सफेद कुआं। इसकी खोज जो है 1967-1968 में मिस्टर जेपी जोशी ने की थी। मिस्टर जेपी जोशी डिस्कवर्ड दिस सिटी 1967-1968। ठीक है। सबसे खास बात यह थी कि धौलावीरा भी एक सिटाडेल के अंदर ही था। देख रहे हैं, दिस सिटी वॉज ऑल्सो, है ना, सिचुएटेड अंडर अ सिटाडेल। तो पहले जितने भी शहर आईवीसी के पाए गए हैं उनमें दो ही पार्ट होते थे, एक वेस्टर्न पार्ट होता था और एक ईस्टर्न पार्ट होता था। वेस्टर्न पार्ट जो होता था वो अपर पार्ट होता था, ठीक है, जो ईस्टर्न पार्ट होता था वो लोअर होता था। यानी यहाँ पर आईवीसी के जो एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप के लोग थे, प्रीस्ट लोग थे, जो वहाँ के बिजनेसमैन थे, वो यहाँ रहते थे, और जो नीचे का पार्ट था उसमें लोकल और नॉर्मल लोग रहा करते थे, जो साबित करता है कि सिंधु सभ्यता में भी सामाजिक असमानता व्याप्त थी। देयर वर द सोशल, है ना, differences were available in the IVC in that time कि rich peoples were lived in the upper part and lower peoples lived in the lower part, yeah, fine। लेकिन खास बात क्या है कि धौलावीरा जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। Dhaulavira city was divided into 3 parts and it was the only one city of the IVC who was divided in 3 parts। यही इकलौता शहर है जो 3 भागों में बटा हुआ था। तो लिख लीजिएगा कि this city was divided into 3 parts। ये शहर 3 भागों में बटा हुआ था अंडर अ सिटाडेल, एक किले के अंदर। और क्या खास बात थी इस शहर की? तो इसकी जो दूसरी खास बात थी, जो दूसरी स्पेशल चीज दिखाई देती है, वो ये है कि जो धौलावीरा है, इसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम लाजवाब था। मतलब पानी निकास की व्यवस्था, जिसको हिंदी में जल प्रणाल व्यवस्था कहते हैं, इंग्लिश में ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। यानी शहर में इतनी शानदार ड्रेनेज सिस्टम था, यू कांट इमेजिन। जैसे आज होता है ना कि भाई हम अपने घर में जब घर बनवाते हैं तो घर में पाइपलाइन दौड़ाई जाती है, दौड़ाई थी, बोलिए, नॉर्मली कि घर का पूरा पानी चाहे गंदा हो या कोई भी हो सब बाहर निकल जाए, ड्रेन हो जाए, होता है कि नहीं होता है। फिर जब शहर गवर्नमेंट, आजकल जो शहर बनाए जा रहे हैं उन शहरों में ज़मीन के अंदर बड़े बड़े सीवर लाइन बिछाए जाते हैं ताकि शहर का पूरा गंदा पानी ड्रेन होकर नदियों में जाकर मिल जाए। तो आईवीसी का इकलौता शहर जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम लाजवाब था, इट वाज द धौला। तो लिख लीजिएगा कि द स्पेशल क्वालिटी ऑफ दिस सिटी वाज द वेल ड्रेनेज सिस्टम। स्पेशल क्वालिटी ऑफ दिस सिटी वाज वेल ड्रेनेज सिस्टम। इस शहर की सबसे जो अच्छी बात थी वो यहाँ की शानदार जल निकास व्यवस्था थी। लिखेंगे कि सिटी वाज वेल प्लान्ड एंड सिटी वाज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द ग्रिड पैटर्न। जो शहर है वो शतरंज के आकार में बसा हुआ था। आप समझ गए? शतरंज तो कभी आपने खेला होगा, शतरंज, सॉरी, मान लो शतरंज नहीं खेला आपने, वो खेला होगा, लूडो खेला होगा ना। मतलब शतरंज जो देखा ना, शतरंज का जो चेस बोर्ड होता है ना, चेस बोर्ड की तरह शहर बसा हुआ था। मतलब सिटी वाज कंप्लीटली अरेंज, पूरी तरह से सेटल्ड था। समझ में आ रहा है? चारों तरफ से घर बने हुए थे, बीच में रास्ते, हर चीज, मतलब एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड। आज सोचिए, आज के ज़माने में जब नया शहर सरकार बसा रही है तो शहर, पहले सरकार शहर बसाती है फिर लोगों को डाला जाता है। समझ में आ रहा है? आज का शहर कैसे बसाया जा रहा है कि पहले सरकार शहर को तय करती है, फिर घर बन रहे हैं, फिर चीज़ें डेकोरेट हो रही हैं। पहले क्या होता था, अब जैसे नॉर्मल जो शहर बसे, आप रायपुर को ही ले लीजिए, कोई घर इधर बना लिया, कोई टेढ़ा, कोई मेढ़ा, इधर उधर बना लिया, इससे शहर की जो सुंदरता है वो खराब हो जाती है। पर आज गवर्नमेंट ये चाहती है कि शहर की डिज़ाइन सरकार करेगी, बिल्डर डिज़ाइन करेगा, फिर घर वर सब वही बनाएगा, आपको बस घर परचेज करना है और उसमें रहना है। और खूबसूरत जो घर हैं, मकान है, वो बनाए जा रहे हैं।
मैंने हरियाणा में कई जगह पर ये चीज़ें देखी, या फिर जो सोसाइटी बनती है या फिर जो कॉलोनीज़ बन रही हैं आप देख लीजिए, या भारत में ग्रेटर नोएडा जो शहर है दिल्ली में आप देख लीजिए, वो पूरी तरह से वेल ज्योमेट्रिकल सिटी ऑफ द इंडिया, इंडिया का ज्योमेट्रिकल सिटी माना जाता है। तो सोचिए कि 5000 साल पहले उन्होंने उस तरह का पैटर्न बनाया जो आज हम बना रहे हैं। इट वॉज अ डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस। यानी हम ये कहें स्वप्निल कि हम ही मॉडर्न हैं, ये गलत है। हमसे पहले हजारों साल पहले लोग ये काम कर गए। तुम ही एक रेख्ता के उस्ताद नहीं हो गालिब, सुनते हैं किसी ज़माने में कोई मीर भी था। हमसे पहले भी खूबसूरत लोग हो चुके हैं, स्मार्ट लोग हो चुके हैं, हमसे बेहतरीन लाइफ जीकर वो दुनिया से चले गए। हम उनके सामने कुछ भी नहीं। बस ये है कि उनका ज़माना गुजर गया, हमारा ज़माना चल रहा है। इंसान को इस बात की खुशी होती, भाई हम तो मॉडर्न एरा के रहने वाले, हम तो भाई मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं। आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है? इसको फील करना बेटा। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फील की करने वाला सब्जेक्ट, और अगर आपने किसी चीज़ को महसूस कर लिया वो चीज़ कभी भूलती नहीं। होता है कि नहीं होता? कैसे होती है फीलिंग? जैसे आप जा रहे हैं, अगर किसी जगह आपको ठोकर लग गई और ठीक से लग गई, चोट भी लग गई और ब्लड भी आ गया, कभी लाइफ में उस जगह को आप नहीं भूलें, क्योंकि वो क्या होता है, फीलिंग हो जाती है। और एक बार फीलिंग आपको होगी तो कभी लाइफ, जैसे क्या है, आप जब खड़े हुए तो मैंने आपको टोका ना, कि नहीं आपको कैसे खड़े होना है, तो ये सबके सामने इसलिए टोका ताकि आपको फील हो जाए कि आई एम रॉन्ग, और फिर पूरी जिंदगी में आप कभी गलती नहीं करेंगे। आ रहे समझ? तो अब जो है मैं बता रहा था कि सबसे स्पेशल क्वालिटी जो इस शहर की थी वो ये थी कि इस शहर में वेल ड्रेनेज सिस्टम था, प्लान्ड शहर था, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, और ग्रिड पैटर्न पर बेसिस था, यानी बिल्कुल चेसबोर्ड के आकार का। यानी पहले आईवीसी के लोगों ने उस शहर को बनाया होगा, फिर उसके बाद उसको बसाया होगा, तब जाकर वो शहर इतना खूबसूरत, मतलब इतना वेल लुकिंग सिटी था। जैसे आज शहर बसाए जा रहे हैं, इसी पैटर्न पे चल रहे हैं। या क्लियर हो रहा है? अब लिखिए इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, यानी कुछ महत्वपूर्ण जो है वो प्राप्तियां, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम दिस सिटी। क्या क्या पाया गया भाई इस शहर से? तो पहली चीज ये है कि यहां से एक वाटर रिजर्वायर पाया गया है। क्या मतलब होता है इसका? एक जल संरक्षित क्षेत्र, जहां पर इन लोगों ने पानी को तालाब में इकट्ठा करके रखा हुआ था। वाटर रिजर्वायर फाउंडेड फ्रॉम देयर। बताइए स्वप्न, क्यों उन्होंने ऐसा किया? ये मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लोगों ने नहीं किया, बट धौलावीरा के लोगों ने क्यों किया? इसलिए कि दिस सिटी वॉज सिचुएटेड इन द गुजरात, और गुजरात में मीठे पानी की कमी है क्योंकि वहां समंदर ज्यादा है। या तो इसलिए उन्होंने मीठे पानी के लिए बरसात के पानी को प्रिजर्व रखा है, ताकि वो अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। है कि नहीं बेटा? क्यों का जवाब हमें जानना है कि क्यों बनाया। क्लियर? और क्या चीजें हैं इनके यहाँ पर? इनके यहाँ पर एक गार्ड रूम पाया गया, मतलब शहर की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखे गए थे, और वो गार्ड जिस जगह रहते थे उसे गार्ड रूम का नाम दिया गया। तो लिखेंगे अ गार्ड रूम वाज फाउंडेड फ्रॉम देयर, यानी सुरक्षा कर्मियों के रहने की जगह यहां पर पाई गई। और क्या पाया गया यहां से? इस जगह से ना कहते हैं कि सिंधु सभ्यता में पहली बार मार्बल का इस्तेमाल, मार्बल जो पत्थर होता है ना, मार्बल स्टोन यूज्ड देयर फर्स्ट टाइम, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द मार्बल स्टोन वाज फाउंडेड फ्रॉम द धौलावीरा। तो लिख लीजिएगा, मार्बल स्टोन और व्हाइट पॉलिश्ड स्टोन, सफेद पॉलिश किए गए पत्थर यहां से पाए गए। और यहां से एक साइन बोर्ड भी पाया गया। जैसे हम साइन बोर्ड लगाते हैं ना
अपने दुकान के आगे या अपने घर के आगे, द फर्स्ट टाइम साइन बोर्ड वॉज ऑल्सो फाउंडेड फ्रॉम देयर, यहाँ से साइन बोर्ड की प्राप्ति हुई है। कुछ कह रहे हैं? ले आई, हाँ ले आई भाई। साइन बोर्ड यहां से पाए गए। और क्या चीजें यहां से मिली हैं? यहां से एक डोम पाया गया। डोम समझ रहे हैं? मतलब शायद कोई बहुत शहर का रिस्पेक्टेड आदमी मरा होगा तो उसकी कब्र पे मकबरे बनाए होंगे। डोम मने मकबरा। तो अ डोम वाज फाउंडेड फ्रॉम हियर। डोम मने मकबरा। जैसे ताजमहल है ना, ताजमहल क्या है? डोम। थैंक यू सो मच सौरभ जी। डोम यहां से पाया गया, एक मकबरा पाया गया यहां से, ठीक है। एक तालाब भी पाया गया। अ पॉन्ड वॉज ऑल्सो फाउंडेड फ्रॉम हेयर। और लास्ट में लिखिएगा कि दे हैड द ग्रेट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। इनका जो जल संरक्षण व्यवस्था थी वो बड़ी ही शानदार थी। दे हैड द ग्रेट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। इसलिए ऐसा करते थे क्योंकि इनके यहाँ पानी की कमी रही होगी। गुजरात में वैसे भी पानी की बहुत कमी पाई जाती है ना। कहा जाता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत के एम्परर थे तब गुजरात के लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि सर हमारे पास तो पानी ही पानी है, पर हम उस पानी को न पी सकते हैं न उस पानी से खेतों में सिंचाई कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। So that was the reason the first time Chandragupta Maurya built the Sudarshana Lake in the Gujarat, है ना। सुदर्शन लेक, है ना, built by the Mauryan Emperor Chandragupta Maurya in the Gujarat सौराष्ट्र। तो पानी की कमी जो क्रिस्टिना है वो गुजरात में शुरू से। बॉम्बे को देखिए ना, महाराष्ट्र में पूरा जो सिस्टम है, खासतौर से बम्बई को देखिए। बम्बई शहर में कहाँ उधर पूरे साल जो बरसात होती है वही बरसात का पानी लेक में, झीलों में इकट्ठा किया जाता है और वही पानी पूरे महाराष्ट्र में सप्लाई होता है। वहाँ पानी नहीं मिलता, वहाँ की ज़मीन ही ऐसी है कि पानी बहुत मुश्किल है। वहाँ समंदर तो है पर समंदर के पानी को आप ना तो पी सकते हैं, ना तो खाना बना सकते हैं, ना आप बोलिए कुछ नहीं कर सकते। पूरी नमक ही नमक, सॉल्ट ही सॉल्ट। तो वहाँ का सिस्टम ऐसा है। जैसे जैसे दक्षिण में जाएंगे, खासतौर से महाराष्ट्र और गुजरात में पानी की कमी पाई जाती है। बताइए आराध्या, यू अंडरस्टैंडिंग डियर? थोड़ा मुस्कुराओ यार, क्या है, थोड़ा चेहरे पे स्माइल लाओ बेटा, ये बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि मुस्कुराने के बड़े फ़ायदे। ज़रा सा मुस्कुरा देंगे ना तो आपके दुश्मनों के दिल पे पहले बिजली गिर जाती है ना। सामने वाला ऑटोमेटिक ही डिमोरलाइज हो जाते हैं, यार मुस्कुरा बढ़ा रहा है, बड़ा खतरनाक बंदा है, क्यों सा अपने। तो स्माइल बेटा होनी चाहिए। मुस्कुराना विजेताओं की सबसे बड़ी निशानी होती है और दुनिया का हर इंसान एक मुस्कुराते हुए इंसान को लाइक करता है। ख़ासतौर से इंटरव्यू हॉल में आपके फेस पर ये चीज़ अगर नहीं हुई, ये क्लाइमेक्स नहीं आया, तो फिर आउट हैं आप, चाहे कितने भी बड़े स्कॉलर क्यों ना हो। एक लड़की थी, उसका इंटरव्यू था, मैं बैठा हुआ था पैनल में, इंटरव्यू पैनल में भी मैं बैठता था। तो इंटरव्यू हो गया तो मैंने बोला कि बेटा देखो सारी बातें ठीक है, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल कहीं नहीं आई, मतलब इसका मतलब है कि यू आर अंडर कॉन्फिडेंस। तो आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी, आप मुस्कुरा नहीं रही हो, आप पूरा सब कुछ अच्छा कर रही हो पर चेहरे पे स्माइल नहीं है। ये अगर कमी नहीं दूर हुई तो आप आउट हैं। खैर उसने माना मेरी बात, सेलेक्ट हो गई। क्लियर? और क्या चीज़ें हैं इनके यहाँ? खैर अब आ जाइए, एक और शहर का नाम लिखते हैं। इस शहर का नाम है लोथल। नाम सुना होगा आप लोगों ने, लोथल। एक और शहर है जिसको हम लोथल के नाम से जानते हैं। ये शहर भी गुजरात में था, है ना। भोगावा रिवर के किनारे अवस्थित था और ये सिंधु सभ्यता का गोदी बाड़ा डक यार्ड, यहीं पर इनकी जहाज़ें आकर लैंड करती थी, यहीं पे जहाज़ें आके इनकी रेस्ट करती थी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सबसे बड़ा सेंटर यही था। तो लिख लीजिएगा कि लोथल सिटी was situated in the Gujarat
near to the Bhogava river. Near to the Bhogava river. Bhogava. Near to the Bhogava river, discovered by S.R. Rao in 1957. इसकी खोज मिस्टर S.R. राव ने 1957 में की थी. And it was the decade of the IVC. Yes, 1957. Mr. S.R. Rao. It was a decade of the IVC. ये सिंधु सभ्यता का एक डकयार्ड था. डकयार्ड है ना, डकयार्ड मतलब समुद्र पत्तन आप कह सकते हैं, जहाँ पर जहाज़ें आकर लैंड करती हैं. तो कहते हैं स्वप्निल लिए इतना बड़ा था ये कि यहाँ जहाज़ें, बड़ी बड़ी जहाज़ें चला करती थी उस ज़माने में. तो जहाज़ें बिना सामान को उतारे यहाँ आकर सीधे लैंड किया करती. कहते हैं ना कि जब डकयार्ड पर जहाज़ आती है ना, तो अगर भारी हो तो वो अंदर नहीं आ पाते, क्योंकि उनका जो पेंदा है वो पानी टकराने लगता है ना. तो इसलिए उसमें सामान उतारा जाता है. जब हल्की होती हैं तब अंदर आती, तब जाकर उन्हें बांधा जाता है, उनकी जो जंजीरें उन्हें लॉक की जाती. पर ये इतना बड़ा था कि जहाज़ें सीधे सीधे आकर डकयार्ड पर अंदर टच कर जाती थी. कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे पुराने डकयार्ड में से एक डकयार्ड. तो लिख लीजिएगा कि लोथल वॉज द ओल्डेस्ट डकयार्ड ऑफ द वर्ल्ड. सबसे पुराने डकयार्डों में से एक है. ठीक है, अब लिखिए इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स. कुछ महत्वपूर्ण प्राप्तियां जो लोथल से हुई हैं उनके बारे में बात करते हैं. क्या फिर हम क्या करेंगे? दूसरा तो नहीं है सरकार, यही एक ही है. तो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स में पहली वही है कि इट वाज द आर्टिफिशियल डकयार्ड. नंबर 1, आर्टिफिशियल, कृत्रिम बंदरगाह. ये एक कृत्रिम बंदरगाह था जो यहां से पाया गया. यहां से हमें पर्शियन और गल्फ सील्स मिले हैं. पर्शियन यानी ईरानी, गल्फ यानी खाड़ी देशों के जो मुहरे हैं वो यहां से पाई गए हैं. The Persian and Gulf seals were founded from here. एक सवाल है स्वप्निल कि क्या सिंधु सभ्यता के लोगों को घोड़ों की जानकारी थी, है ना? They know about the horses or not? क्या वो घोड़ों के बारे में जानते थे? क्योंकि यहाँ ना ये चीज बहुत कम पाई गई. तो घोड़ों का पहला जो साक्ष्य मिला है घोड़े का, वो यहीं से मिला है. तो लिखेंगे कि फर्स्ट टाइम The horse evidence was founded from here. घोड़े के होने का सबूत यहां से पाया गया है. मतलब ये है नरगिस कि ये घोड़ों के बारे में जानते तो थे, बट उनके यूसेस बहुत कम थे इनकी लाइफ में, या है ना? बहुत कम यूसेस थे घोड़ों के. इनके यहाँ पर बाकी सारे एनिमल्स थे. सबसे ज्यादा इनकी लाइफ में जो बुल होता है ना, वो जो सांड जो नहीं होता है, कुबड़ वाला सांड, हम्प्ड बुल जिसको कहते हैं, वो इनके यहाँ पाया गया, बुल पाया गया इनके, है ना? वो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खास आराध्य था. और आज भी आप देखिए, आज भी सोसाइटी में, समाज में जो कुबड़ वाले सांड होते हैं उनको एक सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है. तो वो चीज़ें आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर व्याप्त हैं जो इनके यहाँ मौजूद थे, है ना? तो यहाँ से पाया गया घोड़े का एक टेराकोटा figure of the horse. लिखेंगे the terracotta figure of the horse was founded from here. टेराकोटा किसको कहते हैं? आराध्य. टेराकोटा मिट्टी की मूर्तियों को कहते हैं. छोटी छोटी प्रतिमाएं मिट्टी की, है ना, उन्हें टेराकोटा कहते हैं. A terracotta horse figure was founded from there. यहां से टेराकोटा की घोड़े की प्रतिमाएं पाई गई हैं. या और क्या क्या चीजें यहां से मिली हैं? चूंकि ये बंदरगाह था, है ना, ये क्या था?
ये डकयार्ड सिटी था ना, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ डकयार्ड होता है वहाँ पर अक्सर मर्चेंट्स लोगों के घर भी पाए जाते हैं। तो फॉरेनर्स यहाँ आते होंगे ना अपना माल लेके बेचने के लिए इंडिया के अंदर, तो अपने घर भी बनाते थे, वो कुछ टाइम यहाँ स्टे करते थे। तो यहाँ पर फॉरेनर्स के हाउसेस, फॉरेनर्स मर्चेंट हाउसेस वेयर फाउंडेड फ्रॉम हेयर, लिख लीजिएगा, द फॉरेनर मर्चेंट्स हाउसेस फाउंडेड फ्रॉम हेयर। यहाँ से जो है वो विदेशी जो मर्चेंट्स हैं उनके घर पाए गए हैं। और क्या पाया गया है यहाँ से? और आपको इस बात की हैरानी होगी अगर मैं एक सवाल पूछूं कि हु डिस्कवर्ड द चेस गेम फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, दुनिया में शतरंज का आविष्कार कहाँ हुआ था? विच कंट्री डिस्कवर्ड द चेस फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड? शतरंज है ना दुनिया का सबसे ज्यादा मतलब हाईटेक गेम माना जाता है, भारत में हुआ। और सबसे पहले इसे आईवीसी के लोगों ने डिस्कवर्ड किया, मतलब आईवीसी में इसके साक्ष्य पाए गए चेस के। तो लिखेंगे कि द चेस एविडेंस आल्सो फाइंडेड फ्रॉम हेयर, शतरंज के साक्ष्य भी पाए गए। खासतौर से आर्य लोग भी इसको खेला करते थे बहुत ज्यादा। एक चीज और है नरगिस के आईवीसी में जितने भी शहर पाए गए, जितने भी मकानात पाए गए, उनके जो एंट्रेंस होते थे वो हमेशा फ्रंट पे नहीं होते थे, बैक डोर पे होते थे। आपको अजीब लगा होगा, भाई अपनी उड़ान आईएएस का एंट्रेंस क्या है? ऑन रोड है ना। या भारत में किसी भी घर के जो एंट्रेंस होते हैं वो रोड के सामने होते हैं ना कि पीछे। पर आईवीसी के जो मेन गेट होते थे वो रोड पे नहीं होते थे, रोड के पीछे गलियों में होते थे। वाई डू दे डू दिस? क्यों ऐसा करते थे? फॉर द प्रोटेक्शन। हाँ, कैन बी पॉसिबल कि इट वॉज द चांस, बट बेटा रीजन ये है कि पूरे आईवीसी में सबसे खूबसूरत बात पाएगी कि वो स्वच्छता के बहुत बड़े पैरोकार, साफ सफाई पसंद करते थे, है ना। सबसे अच्छी चीज है कि वहां बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि हाईली तो इंटेलेक्चुअल्स थे, प्लस साफ सफाई बहुत ज्यादा थी। इसलिए सड़क की तरफ जब घर का गेट होगा तो गंदी धूल डस्ट सब घर के अंदर जाएगी, तो डस्ट वगैरह ना जाए इसलिए वो घरों के एंट्रेंस गेट जो है गलियों में रखा करते। आप सोचिए हम और आप कितने अवेयर हैं। अगर अवेयरनेस की बात करें इन कंपेयर टू द अवेयरनेस, अगर आईवीसी से आप करें, आज हम बहुत लिटरेट हैं, वी आर द हाईली लिटरेट, लेकिन आज ना तो हमें इस बात से कोई फिक्र है कि हाथ धुल के खाना खा रहे हैं कि नहीं, कितना डस्ट हम इनटेक कर रहे हैं, इसका कोई ध्यान देता है क्या? नहीं देता है। पर आईवीसी के लोग डस्ट, गंदगी, इन चीज़ों से बहुत दूर थे। स्वच्छता आज नहीं कि आज हमारी सरकार योजना चला रही है स्वच्छ भारत अभियान, पर एक्चुअली में स्वच्छ भारत अभियान किसकी देन है? ये आईवीसी की देन। तो यहाँ पर अब चूंकि एक चीज है कि जितने भी शहर में घर पाए गए सबके मेन गेट गलियों में होते थे, पर एकमात्र ऐसा शहर पाया गया इंडिविजुअल, वो है लोथल, जिसका एंट्रेंस गेट इसलिए सामने कि लोथल एक डकयार्ड सिटी था, समुद्र के किनारे था, और समुद्र तो वैसे ही उसकी हवाएं इतनी स्वच्छ होती हैं, तो इसलिए कि वो स्वच्छता अंदर आ सके, वो ठंडी और प्यारी हवाएं अंदर आ सके, डस्ट और गंदगी कहाँ पाया जाता है? समुद्र के किनारे। तो इसलिए इनके एंट्रेंस गेट मेन रोड पे होते थे, जबकि बाकियों के एंट्रेंस गेट बिल्कुल बैक की तरफ होते थे। क्लियर? तो लिखेंगे कि द इंडिविजुअल सिटी हैड द मेन entrance gate was opened inside the roads. और एक चीज और बेटा कि यहाँ से घोड़े के पहली बार घोड़े का स्कल्पचर जो है वो यहाँ से, बोर्ड मैंने लिखाया भी है कि हॉर्स स्कल्पचर अभी लिखा है ना, घोड़े के जो स्कल्पचर हैं, जो प्रतिमा है, वो यहाँ से पाई गई। और एक और खूबसूरत सा शहर तो नहीं है, ये कारखाना था, आईवीसी का कारखाना, तो नाम लिखेंगे चानहुदड़ो। एक और एरिया ये सिंध में पाकिस्तान में पाया गया, चानहुदड़ो, चानहुदड़ो।
चान्होदरो, ये भी सिंधु सभ्यता का एक शहर है, चान्होदरो। ठीक है, मिस्टर एनजी मजूमदार ने 1931 में इसको डिस्कवर किया था। ये पाकिस्तान के सिंध में पाया गया है। मिस्टर एनजी मजूमदार discovered in 1931. This city is situated in the Pakistan Sindh. ठीक है, तो ये एक तरह से ना क्राफ्ट के लिए जाना जाता है। इट वाज फेमस फॉर द क्राफ्ट इंडस्ट्री। ये उद्योग के लिए फेमस था। देखेंगे कि दिस सिटी वाज फेमस फॉर द क्राफ्ट इंडस्ट्री। ये उद्योग के लिए काफी मशहूर था। तरह तरह के उद्योग धंधे थे। अब आप देख रहे हैं नरगिस के आईवीसी में कैटेगराइज चीजें थी। रहने की जगह अलग है, डॉकयार्ड अलग है, क्राफ्ट सिटी अलग है। आज मैं ये चीज देखता हूँ कि आज मैं जब रायपुर घूम रहा था तो मेरे साथ आलम सर थे, तो मैंने आलम सर से पूछा कि सर मैंने रायपुर में एक खास बात देखी जो बहुत कहीं कम मिलती। वो क्या? यहाँ चीजें कैटेगराइज हैं। मतलब एक स्पेशल मार्केट है यहाँ पे कि ये कपड़े की मार्केट है तो सिर्फ कपड़ा ही है, ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। ये कैटेगराइज, ये चीजें, ये स्पेशलिटी है। ये चीजें हर जगह नहीं मिलेगी। क्या होता है, हमें यहाँ जनरल स्टोर भी है, कपड़ा भी है, ये भी है, समझ में आ रहा है। तो बंदा सोचता है कि माँ कपड़ा मुझे लेना है तो मैं ऐसी जगह जाऊं, आराध्या ऐसी जगह जाऊं यहाँ बहुत सारे शॉप हो कपड़े के। उसमें क्या होता है कि उसमें जो ग्राहक होता है उसको सिलेक्शन करने का बेस मिल जाता है कि यार लॉट ऑफ शॉप्स हैं, मतलब यहाँ चॉइस है, रेट भी यहाँ पे ठीक से मिल जाएगा। ठीक है, अब जहाँ पे एक ही दुकान हो वहां तो रेट भी हाई होगा और चॉइस भी नहीं है। बोलिए। तो ये चीज मैंने रायपुर में देखी कि यहाँ पे चीजें कैटेगराइज हैं, मतलब चीजें अलग अलग जगह पे अलग अलग मस्त। ये स्पेशलिटी है। मुझे मतलब मैं जब दिल्ली से आ रहा था तो मैं इमेजिन था कि यार रायपुर चल रहे हैं अपन, तो रायपुर जो है कैसा शहर होगा, क्या होगा। पर यहाँ आने के बाद मेरी सोच बदल गई। मैं कंप्लीटली डेवलप्ड सिटी यार, कंप्लीटली डेवलप्ड इन हाईटेक सिटी रायपुर, और ये किसी भी शहर से कम नहीं है किसी मामले में। आ रहे कि नहीं समझ में? अब दिल्ली और मुंबई से हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि भाई वो भारत की राजधानियां हैं, तो वो एक अलग चीज है। पर बाकी किसी शहर से इसका हम किसी से कमतर नहीं कर सकते रायपुर को किसी मामलात में। और प्राइम चीज़ ये स्वप्निल कि यहाँ सिलेक्शन की उम्मीद से हम लोग आए, क्योंकि एक जो मिथ है कि सिलेक्शन सिर्फ दिल्ली से ही हो सकता है, ये एक मिथ है, इसको तोड़ना है। सिलेक्शन आप लोगों का होना चाहिए, यहीं से करके दिखाना है। और वो सारी जो चीज़ें हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं, कोशिश करेंगे बेटा उसे लाने की। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, दिल्ली में जो स्पेशल चीज़ है वो माहौल है। दिल्ली का जो माहौल है वो स्पेशल है, जिसको बहुत सालों में बनाया गया है। उस माहौल को बनने में वक्त तो लगेगा, लेकिन उस माहौल को आपको बनाना है, वो क्लाइमेट आपको बनाना है। कि जैसा कि मैं बता रहा था कि एक मेरा एक जानने वाले थे, हम हॉस्टल में रहते थे, तो हॉस्टल में एक मिथ था कि भाई यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर वास्तुशास्त्र, वास्तु दोष है, यहाँ सिलेक्शन नहीं होता, यहाँ लोग पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाते हैं मगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता। ये मिथ हो गया था। तो हम लोग भी तो नर्वस होने लगे थे कि यार ऐसी जगह क्यों रहना। हम लोग भी छोड़ के भागने के फिराक में थे, भाई चलो काहे को करियर खराब करें। समझ में आ रहा है। लेकिन बाद में एक दिन शाम के वक्त हमने देखा कि बड़ी गैदरिंग है, नीचे तमाम लोग खड़े हैं और वो एक नाम पूछ रहे थे कि एक लड़का है जो इसी हॉस्टल से है, वो डिप्टी कमिश्नर हुआ है। तो पता चला, हम भी हैरान थे कि यार डिप्टी कमिश्नर, ये तो बहुत बड़ी बात है। पता चला कि वो लड़का रहता था और उसे मैं जानता था। वो मुझे मिला, हमने कहा भाई आप ही हैं? बोला हाँ सर, मैं सेलेक्ट हो गया। हमने कहा यार तू कैसे, यहाँ पे तो वास्तु दोष। अरे सर कुछ नहीं, वास्तु दोष कुछ नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ के बच्चे पढ़ने ही नहीं देते किसी को। देखो तो शाम को कचहरी जमाए बैठे हैं एक दूसरे के रूम में। सर प्रॉब्लम ये थी कि मैं जब यहाँ आया तो मैं यहाँ का माहौल समझ गया, और यही रीजन है कि मैंने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। मैं अपने कमरे में किसी को घुसने नहीं देता था सर, और मैंने अपने कमरे को दिल्ली बना दिया था। मैंने पूरा माहौल दिल्ली का बना दिया था। और दैट इज द रीजन सर कि आई एम सक्सेस। तो अगर आप माहौल बनाएंगे तो दिल्ली यहाँ बन सकता है।
इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू, है ना, इफ यू वांट, अगर आप चाहें तो। समझ में आ रहा है? हमने समझा ही नहीं अल्फाज की तासीर को, नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकते थे। हम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, बनते दरिया तो बहुत दूर निकल सकते। चीज़ें हम समझ नहीं पाते, मिस्टेक कर जाते हैं। चीज़ें बहुत आसान होती हैं सपने, प्रॉब्लम ये है कि हम इतना हाइक कर देते हैं कि वो हमारे लिए तोप बन जाती हैं, कैनन बन जाती हैं। ऐसा आ रहा है समझ में सपने? तो अब यहाँ पर ये है बेटा कि पहली चीज़ है, कंटिन्यूटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बेटा कोई भी काम ज़िंदगी में करो तो कंटिन्यू रहना यार, है ना। क्लास से भी जुड़े रहो, हमसे भी जुड़े रहो। ऐसा नहीं है क्लास के बाद आपके मन में कुछ भी अगर चल रहा है तो आप, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, उन लोगों के लिए, है ना। हमेशा आप ऑलवेज वेलकम है कि आप मुझसे ऑफिस में मिल सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आपको मैं आंसर राइटिंग भी करवाऊंगा, उनके आंसर्स भी चेक होंगे, सारी चीज़ें अपन करेंगे मिलकर। पर डिपेंड करता है कि आराध्य थोड़ा मुस्कुराओ तो यार, तब से आयो यार, ज़रा भी चेहरे पे स्माइल आ नहीं रही। मेरी कोशिश रहती, मैं ये काम नहीं छोड़ता ना क्लास में, जब बहुत हज़ारों बच्चों को मैंने पढ़ाया, पर मैं अपने हर बच्चे के अंदर देखता हूँ बेटा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं। तो वो चीज़ें मैं बीच बीच में टोकता रहूँगा और हंसा के जाऊँगा, आपको मुस्कुरा के जाऊँगा ताकि आप हंसते रहें ऑलवेज। ये एक पॉजिटिव थिंग है ना। अब क्या है कि हम लोग आगे बढ़े थे, चांद हुदड़ो के बारे में बात कर। अब देखिए ना, आपको बड़ा मजा आएगा, आप सोचेंगे। अब देखिए चांद हुदड़ो जो था ये क्या था स्वप्निल, ये एक शहर नहीं था, ये तो इंडस्ट्री था। इट वॉज इंडस्ट्री। तो इसमें सिटाडेल नहीं था। अ सिटी विदाउट द सिटाडेल, डिस्क्राइब, है ना, टेल मी अ सिटी विदाउट द सिटाडेल। एक ऐसे शहर का नाम बताइए आईवीसी का जो सिटाडेल के अंदर नहीं था। इट वॉज द चांद हुदड़ो। व्हाई? बिकॉज इट वॉज द इंडस्ट्रियल सिटी, it was not the residential city. That was the reason it was situated under a without the citadel. तो लिख लीजिएगा कि this city was situated without the citadel. A city without the citadel, it was a Chan Hudro. एक ऐसा शहर जिसमें सिटाडेल किले नहीं पाए गए। चलिए अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम दिस सिटी। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम दिस सिटी यानी कुछ महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या पाई गई हैं। ठीक है, तो पहली चीज देखिए, आईवीसी के लोग हमारे और आपकी तरह से ऑर्नामेंट्स पहना करते। आराधे, which type of the ornaments they wear? Which type of the ornament they wear? The gold, silver and different type of the metallic ornament they wear. सोने और चांदी के बेहतरीन और खूबसूरत जो ऑर्नामेंट बने, आभूषण, जेवरात, गहने, वो पहना करते थे यहाँ से। पर इसके अलावा बिसाइड इट, यहाँ के लोगों को पत्थरों की जानकारी थी, जिनको हम बीड्स कहते हैं। बीड्स माने मन का, आपने सुना है, पत्थर होते हैं। आप जाएंगे ना किसी ज्योतिषी के पास तो ज्योतिषी कहते हैं कि भाई इस तरह का पत्थर आप पहनिए, ये आपके शरीर पर इसका जो प्रभाव होगा वो बहुत भयानक होगा। आपने देखा होगा कि सलमान खान की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, लगातार। और एक फिल्म आई वांटेड, जिस मूवी में उसने ब्रेसलेट पहना हुआ है और ब्रेसलेट में एक ब्लू रंग का, देखा नहीं इस चीज को, वो उसके बाद जो फिल्में हिट हुई हैं, उसकी लगातार फिल्में हिट सलमान खान। तो शरीर पर पत्थर का प्रभाव पड़ता है, उसे हम बीड्स या मनका कहते हैं। जो लोग अंगूठियां नहीं पहनते हैं ना, तो they were completely known about the effect of the beads, about the effect of the stones on the human body. So that was the reason कि they had the beads industry was situated in the Chanhudro. तो यहाँ से हमें मनके का कारखाना मिला है। The beads industry founded from the Chanhudro, यहां से हमें मनके का कारखाना प्राप्त होता है। क्लियर? ये तभी होगा ना, देखो बहुत बड़े लेवल पे यहाँ मनके बनते, मतलब उन्हें शौक भी था और वो इसके इफेक्ट जानते थे, कौन सा पत्थर पहनेंगे तो इसका इफेक्ट बॉडी पर। सोचिए आज के ज़माने में बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं। अक्सर आप देखेंगे ना, लोग अपने हाथों में अंगूठियां पहनते हैं अलग अलग रंगों की, इसका मतलब है कि उसके शरीर पर अपने प्रभाव होते हैं। ये ना
एस्ट्रोलॉजी वगैरह में ख़ास तौर से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और क्या क्या चीज़ें पाएगी आप जानेंगे तो आप हैरान भी होंगे। ये बताइए, लिपस्टिक जो महिलाएं इस्तेमाल करती, आज तरह तरह के लिपस्टिक मार्केट में आ गए हैं, चाइनीज़ लिपस्टिक एक से एक भयानक। क्यों साहब यूज़ करते? क्यों हम आप बोलोगे लिपस्टिक भी नहीं देखा आपने? देखा कि नहीं देखा? बोलो यार। लिपस्टिक का इस्तेमाल सबसे पहले आईवीसी की महिलाएं किया करती थी। यानी आज जो लड़कियां जो वेमेंस लिपस्टिक इस्तेमाल करते, मेल तो नहीं करते ना आराध्य? बोले मुस्कुराओ यार, हंसो, तुम्हें हंसाना चाहता हूँ मैं। मेल नहीं करते, फीमेल्स करती हैं। तो कहने का मतलब है कि वहाँ की महिलाएं इतना हाईली डेकोरेटेड होंगी कि दे यूज द लिपस्टिक फर्स्ट टाइम एंड द लिपस्टिक इतनी ज़्यादा वहाँ की महिलाएं लगाया करती, दे वर सो स्मार्ट यार। स्वप्निल, जो आज अमेरिका में हो रहा है ना, वो आईवीसी में हज़ारों साल पहले करके दिखा दिया। आज अमेरिका में जो बियर बार, पब बार, जो न्यू डांस का कल्चर चल रहा है ना, वो वहाँ मौजूद था आईवीसी में। क्योंकि यहाँ पे डांसिंग गर्ल जो पाई गई वो कम्प्लीटली न्यूड पोजीशन में पाई गई। कल हम लोगों ने देखा भी उनको। समझ में आ रहा है? तो लिपस्टिक के कारखाने चानहुदड़ो में पाए गए। तो लिखेंगे द लिपस्टिक इंडस्ट्री वाज फाउंडेड फ्रॉम द चानहुदड़ो। सोच लीजिए कितना ज़्यादा वहाँ की विमेंस जो है वो हाईली फैशनेबल रही होंगी। और चूंकि सबसे बड़ी चीज़ है नरगिस की, यहाँ के लोग जो है वो लिखना पढ़ना जानते थे, है ना? ये इनके पास अपना इंस्क्रिप्शन था। दे हैड इट्स ओन इंस्क्रिप्शन। दैट वाज अ रीजन कि ये लिखना पढ़ना जानते थे। तो पहली बार इंक पॉट, कलम दबाते ना, इंक पॉट यहाँ से पाए गए। इंक पॉट मीन्स इंक पॉट इंडस्ट्री वाज अवेलेबल इन द चानहुदड़ो इन दैट टाइम। इंक पॉट यहाँ से पाए गए। यहाँ से इंक पॉट पाया गया है और एक कॉपर का बफेलो स्कल्पचर यहाँ से मिला। कॉपर बफेलो स्कल्पचर वाज फाउंडेड फ्रॉम हेयर। तांबे का कि भैंस का स्कल्पचर प्रतिमा यहाँ से पाई गई है। और क्या पाया गया यहाँ से? एक डेकोरेटेड एलिफेंट, उसकी प्रतिमा। अ डेकोरेटेड एलिफेंट स्कल्पचर वाज फाउंडेड फ्रॉम हेयर। यहाँ पर एक जगह चित्र बनाया गया है जहाँ पे एक कुत्ता बिल्ली को दौड़ा रहा है। इससे साबित होता है कि कुत्ते बिल्ली का खेल बहुत ही पुराना है। अ डॉग वाज चेजिंग अ कैट, है ना? अ फिगर वाज फाउंडेड फ्रॉम द चानहुदड़ो। एक कुत्ता बिल्ली को दौड़ा रहा है। ये सारी चीजें यहाँ से पाई गई हैं। और एक और शहर का नाम लिखा जाए, क्लियर हो रहा है ना? एक और शहर का नाम लिखा है बनावली। बनावली ये हरियाणा में है। बनावली, बनावली सिचुएटेड इन हरियाणा। बनावली ये हरियाणा से पाया गया एक शहर है जिसकी खासियत ये है कि यहाँ पर जुताई के साक्ष्य मिले। प्लॉ एविडेंस वाज फाउंडेड, मतलब आईवीसी पीपल्स हैड द नॉलेज ऑफ प्लॉ। इन्हें खेतों की जुताई करने का नॉलेज था। यहाँ से हल भी पाया गया, मिट्टी का एक हल पाया गया। तो लिखेंगे द एविडेंस ऑफ द प्लॉ वाज फाउंडेड फ्रॉम द बनावली एंड अ टॉय, है ना? टॉय विद द प्लॉ, एक खिलौना जिसमें हल जुता हुआ है बैलों के साथ, वो भी यहां से पाया गया है। और सिंधु सभ्यता में क्या लोग तीर कमान का इस्तेमाल करते थे? क्या उन्हें नॉलेज थी तीरों के बारे में? या तो लिखिएगा अ कॉपर एरो हेड वाज फाउंडेड फ्रॉम द बनावली। एक तांबे के तीर का अगला जो भाग है वो यहां से पाया गया है।
ठीक है। यहाँ से हमें एक ख़ास किस्म की फसल मिलती है क्रिस्टीना, एक फसल, एक क्रॉप जिसको हम बैरले कहते हैं, जौ के दाने। या फर्स्ट हम लिखेंगे कि द बैरले वॉज फाउंडेड फ्रॉम द बनावली, जौ के दाने यहां से पाए गए। ठीक है। और एक और नाम लिखेंगे राखी गढ़ी का, राखी गढ़ी। यस, राखी गढ़ी भी हरियाणा में सिचुएटेड है, राखी गढ़ी। ये भी हरियाणा में है, राखी गढ़ी, सिचुएटेड इन हरियाणा, जहां से हमें ग्रैनरी मिली है, अनाज के दाने पाए गए, है ना। एविडेंस ऑफ द ग्रैनरी वॉज फाउंडेड फ्रॉम द राखी गढ़ी एंड टूल्स, टूल्स मतलब तरह तरह के औजार, एग्रीकल्चर रिलेटेड टूल्स वेर फाउंडेड फ्रॉम द राखी गढ़ी एंड इट वॉज ऑल्सो अ प्लान्ड सिटी। ये शहर भी पूरी तरह प्लान करके बसाया गया था। अगर एक सवाल पूछूं नरगिस कि ताजमहल इतना खूबसूरत क्यों है, वाई ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल, व्हाट इज द रीजन दैट, क्यों ताजमहल इतना खूबसूरत है, बताइए, क्या आप जवाब दे सकते हैं? हाँ, ताजमहल इतना खूबसूरत क्यों, वाई ताजमहल? हमें अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं, हिस्ट्री का मैं एक फैकल्टी हूँ, तो बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं कि सर एक बात बताइए, दुनिया में दूसरा ताजमहल क्यों नहीं है? ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। अभी मैं रिसेंटली कुछ मंथ्स पहले मैं ताजमहल गया हुआ था देखने के लिए। ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाने का मुझे बड़ी शौक है, तो दुनिया में वाकई दूसरा ताजमहल। बच्चे सवाल पूछते कि सर वाई, ना, दूसरा जो ताजमहल है, सेकंड ताजमहल इज़ नॉट अवेलेबल इन द वर्ल्ड, वाई, बिहाइंड दिस रीज़न, बताइए सर क्या बात है? उसकी वजह है, ताजमहल बहुत खूबसूरत है, जब आप पहली बार देखेंगे ना तो आप दीवाने हो जाएंगे, आपका मन करेगा फिर एक बार आप देखें। यू सीन द ताजमहल, कभी देखा है ताजमहल? फोटो में देखा है, ज़रूर देखेंगे आप। आराध्य देखा है क्या? देखा है ताजमहल? गए? यू विजिटेड द आगरा एंड सीन द ताजमहल? वाह, ताजमहल खूबसूरत है ना, रियली ब्यूटीफुल। तो सबसे बड़ी चीज़ है बेटा, वही चीज़ है कि ताजमहल इसलिए खूबसूरत है, पहली चीज़ तो ये है कि वो शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में बनाया। किसकी याद में? मुमताज़ की याद में बनाया। शाहजहां की वाइफ की नाम था मुमताज़, 14 बच्चे थे शाहजहां के मुमताज़ से, और प्रेगनेंसी की कंडीशन में ही शी बिकम डेड, मौत भी उनकी प्रेगनेंसी में ही हुई थी। कहा जाता है कि मुमताज़ जब मर गई तो शाहजहां ने सारी चीज़ें रोक दी थी और बिल्कुल वो दीवाना हो गया था, होश को बैठा था, और फिर उसने 20 साल लगे ताजमहल को बनाने में, 20,000 लेबर्स ने उसमें काम किया, इंडिया की करेंसी का 20 करोड़ रुपए उस जमाने में खर्च हुआ और ताजमहल बन के तैयार हुआ। दुनिया भर से खूबसूरत मार्बल्स वहाँ इंपोर्ट किए गए थे ताजमहल को बनाने में। इटली का इंजीनियर वेरेन्यू लगाया गया था उसको बनाने में, उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा खान जैसे इंडियन इंजीनियर्स उसमें लगे हुए। पर ताजमहल का जो आर्किटेक्ट है ना, उसको तैयार किया था शाहजहां ने। कहते हैं कि शाहजहां ने उसको ख्वाब में देखा था ताजमहल, कहता था कि मैंने इसको स्वप्न में देखा। खैर ताजमहल, मेरा सवाल ये था कि वाई द ताजमहल इज मोस्ट ब्यूटीफुल, ताजमहल इतना खूबसूरत क्यों है? दरअसल ताजमहल को बनाने से पहले उसको पहले प्लान किया गया था। क्या किया गया था? ताजमहल को पहले प्लान किया गया था, फिर उसको बनाया गया। तो अगर बेटा कोई भी काम लाइफ का, जिंदगी का, पहले अगर प्लान कर लिया जाए और फिर उस पर वर्क किया जाए तो वो काम क्या होगा? बेपनाह खूबसूरत होगा। यही वजह है कि सिंधु सभ्यता के जो शहर हैं, जितने शहर हैं, पहले वो प्लान्ड थे, फिर उन शहरों का निर्माण किया गया। अभी जितने हमारे देश में शहर ज्यादातर बसे वो क्या है? अनप्लान्ड, टेढ़े मेढ़े, ऐसे वैसे गलियां, है कि नहीं? कोई ऐसा शहर आप देखिए जहां रोड एकदम सीधा हो, क्योंकि आईवीसी के जो शहर थे, जो रोड्स थे, वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते थे। अब बताइए, तो सिटी कंप्लीटली प्लान थे, दैट वाज द रीजन सिटी लुक लाइक वेरी ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत दिखाई देती। तो ये राखी गढ़ी क्या था? वेल प्लान्ड सिटी, राइट इट, राखी गढ़ी वॉज वेल प्लान्ड सिटी, पूरी तरह प्लान करके इसको बनाया गया।
यहाँ से ना कुछ खबरें मिली हैं स्वप्निल, खबरें ये मिली है कि मैं अभी बता रहा हूँ, ये कुछ सालों का रिसर्च है, तकरीबन 10 साल पहले की बात है, वहाँ रिसर्च हुआ। वैसे तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो डेड बॉडीज़ को जलाते भी थे, ठीक है, और कब्रों में दफनाते भी थे, और एक हाफ बैरियल प्रोसेस होता है। आपने देखा होगा कि दुनिया में एक धर्म है, इसका नाम है ईरान के लोग, पारसी रिलीजन, नाम सुना है? पारसी जो धर्म के लोग, जैसे रतन टाटा पारसी थे अभी जो एक्सपायर हुए, तो पारसी जो लोग होते हैं आराध्य, वो अपनी डेड बॉडीज को ना तो जलाते हैं ना दफनाते हैं। एक्चुअली में पारसी लोग जब मरते हैं, पारसी इज द रिलीजन ऑफ द एंशिएंट ईरान। एंशिएंट ईरान में पारसी धर्म की स्थापना हुई, ज़रथुस्त्र ने किया था। मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताऊंगा। पारसी धर्म में जब लोग मर जाते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान की बॉडी के ऊपर स्कल्पचर्स का भी हक है। स्कल्पचर समझ रहे हैं ना, गिद्ध। तो वो डेड बॉडीज को ले जाके जंगल में छोड़ देते, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स उसे नोच नोच कर खाते हैं। फिर जो हड्डियां बच जाती हैं, जो इसको बोन्स बचते हैं, उसको कलेक्ट करके हांडी में डाल के दफना, इसको हाफ बैरियल प्रोसेस के। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जाती हैं कि तीनों ही प्रोसेस जहाँ पर एविडेंस पाए गए। या तो राखी गढ़ी में हमने देखा है कि राखी गढ़ी में सिंधु सभ्यता में जनरली जो लाशों को दफनाया गया उसमें एक आदमी, एक कब्र में एक ही बंदा है, एक ही आदमी। पर राखी गढ़ी में हमें एक साथ मेल और फीमेल के दफनाने का साक्ष्य मिलता है। तो लिखेंगे द डबल बैरल यानी डबल स्केलेटन फाउंडेड फ्रॉम द राखी गढ़ी इन बरियल, यानी एक कब्र से हमें दो लोगों के दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते, और मेल फीमेल दोनों। कहते हैं नरगिस के पुराने ज़माने में, ख़ास तौर से मिस्र की सभ्यता में, ये उनका कॉन्सेप्ट था आराध्य। मिस्र की सिविलाइजेशन में बेटा ना, दुनिया में 3 सिविलाइजेशन है जो सबसे ओल्डेस्ट मानी जाती है, आईवीसी, इजिप्टियन एंड मेसोपोटामियन। मिस्र की सभ्यता, इजिप्टी सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया इराक में। तो मिस्र की सभ्यता में ऐसा कहा जाता है कि जब राजाओं की मौत होती थी स्वप्निल, तो राजाओं के मरने के बाद उनकी डेड बॉडीज की ममी बनाई जाती। पिरामिड्स का नाम सुना आपने? और ममी जब राजाओं की बनाई जाती थी तो ये उनका कॉन्सेप्ट था कि ये राजा एक दिन जिंदा दोबारा होंगे, और जब जिंदा होंगे तो इन्हें अपनी रानी की जरूरत पड़ी तो रानी को जिंदा ममी बना देते थे। हाँ, अगर राजा को कोई नौकर पसंद है उसे जिंदा मार देते, अगर कोई डॉगी पसंद है तो डॉगी को जिंदा मार देते, और इस तरह से उनकी ममी बनाकर राजा की लाश के बगल में दफनाया जाता था, ताकि कभी राजा वेकअप करेगा तो वो उन्हें कॉल करेगा और फिर वो भी साथ में उड़ जाए। इट वॉज द एंशिएंट कॉन्सेप्ट ऑफ द इजिप्टियन सिविलाइजेशन, क्योंकि दे मेड द ममीज। तो यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि राखी गढ़ी में जो कब्र पाई गई है वो मेल के साथ फीमेल की कब्र पाई गई। तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि शायद इस तरह का हमारे देश में तो प्रचलन नहीं था, ये शायद जो है अडॉप्टेड है इजिप्टियन सिविलाइजेशन, क्योंकि इजिप्ट के से भी हमारे व्यापारिक ताल्लुकात मौजूद थे। आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है आराध्य, स्वप्निल? फाइन है बेटा। अब चलिए, अभी तो इन चीज़ों पे हम बात कर रहे थे। अब एक और टॉपिक है जिसके बारे में मैंने कहा था कि ये तो कुछ प्रमुख शहरों के नाम अपन देख रहे थे। अब एक हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिटी, या सिटी प्लानिंग ऑफ द हड़प्पा। सिटी प्लान ऑफ द हड़प्पा, सिंधु सभ्यता की नगर योजना या नगर नियोजन, सिटी प्लानिंग ऑफ द हड़प्पा। सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द हड़प्पन साइट्स। समझ में आ रहा है आराध्य? है बेटा, नगर नियोजन इसका मतलब क्या हो गया? सिटी प्लानिंग मतलब उनका शहर कैसा था, हाउ वाज द सिटी डिजाइन ऑफ द हड़प्पन पीपल्स, है ना? कैसे उनके घर होते थे, इनके कमरे कैसे थे, ये वॉशरूम यूज करते थे कि बाहर जाते थे, क्या करते थे, ये सारी चीजें इनके सिटी प्लानिंग में हमें पढ़नी है। या ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग ना? सिटी प्लानिंग, नगर नियोजन, रायपुर का शहर डिजाइन कैसा है, यहाँ के लोगों के घर कैसे हैं, यहाँ के लोगों के घरों में वॉशरूम होते हैं कि नहीं होते हैं,
घरों में कितने कमरे होते हैं, इनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या, इट मीन्स। और ये मेंस का क्वेश्चन भी है, यानी सिंधु सभ्यता से जो मेंस का क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हड़प्पन सिटीज, यानी सिंधु सभ्यता के शहरों में नगर नियोजन का चित्रण कीजिए। ये मेंस का क्वेश्चन, एंड इट इज द एवरग्रीन क्वेश्चन। कहते हैं ना कि एकदम सदाबहार सवाल जो आता है कि जिस पर आप टिक लगा दें कि ये क्वेश्चन तैयार करके जाना, ये इस पे प्रश्न आएगा, तो यह सब प्रश्न। तो चलिए, इसी पर हम लोगों ने शुरू किया था, पर वो टॉपिक अच्छा हुआ मैंने छोड़ रखा था कि शायद और भी लोग आएंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो हम सोचे थे कि शायद और भी लोग जब जुड़ेंगे तो मज़ा आएगा इस टॉपिक को शुरू करने में। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों ने 1-2 लाइनें लिखी थी कि लिखिएगा कि हड़प्पन पीपल्स हैड द ग्रेट टाउन प्लानिंग। सिंधु सभ्यता के लोगों का जो नगर नियोजन था वो महान था। दे हैड द ग्रेट टाउन प्लानिंग। एंड इट वॉज वेरी ऑसम। ये लाजवाब था, इट वॉज वेरी ऑसम। When John Marshall seen the Harappan sites, he said कि IVC was the child court of the Europe। जब पहली बार जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता को देखा था तो उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है जैसे ये यूरोप का पालना है। चाइल्ड कार्ट, पालना मतलब समझे, इसका मतलब समझे बेटा, पालना क्या होता है? हाँ, जिसमें बच्चों को झुलाया जाता है। तो पहली बार जॉन मार्शल जो यूरोपियन थे, उन्होंने कहा कि यूरोप के लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा हाईली सिविलाइज्ड कहते हैं ना अंग्रेज आके कि वी आर सिविलाइज्ड एंड इंडियन आर लाइक टू द जंगल बीस्ट। भारत के लोग पशुओं की तरह हैं, हमारी तरह नहीं है, वी आर द सिविलाइज्ड। लेकिन जॉन मार्शल ने कहा कि मुझे हंसी आती है कि आप अपने आप को सिविलाइज कहते हैं। आईवीसी को देख के लगता है कि शायद इन्होंने हमें सिविलाइजेशन सिखाया है, या इसे कहा कि इट्स लाइक टू द चाइल्ड कार्ट ऑफ द यूरोप। ये तो पालना है यूरोप का। जॉन मार्शल ने ये बात की। क्लियर हो रहा बेटा? आ रहा है समझ में? अब चलिए इनके शहर के अंदर हम घुसेंगे। और सबसे पहले मैंने आपसे बताया था कि जब हम आईवीसी के शहरों में जाते हैं तो क्या पाते हैं कि सिंधु सभ्यता के जितने भी मेजर सिटीज थे वेयर सिचुएटेड अंडर अ सिटाडेल, यानी इनके शहर एक किले के अंदर बसे हुए थे। तो लिखेंगे कि आईवीसी सिटीज वेयर सिचुएटेड अंडर अ सिटाडेल। ये सिंधु सभ्यता के जो शहर थे वो एक किले के अंदर बसे हुए थे। एक किले के अंदर बसे हुए थे, ठीक है। और एवरी सिटाडेल हैड द 2 पार्ट्स। हर किला 2 भागों में विभाजित था, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट एंड द ईस्टर्न पार्ट, पश्चिमी शहर और पूर्वी शहर। वेस्टर्न पार्ट एंड द ईस्टर्न पार्ट। लिख लीजिएगा कि वेस्टर्न पार्ट वाज द अपर पार्ट वेयर द रिच पीपल लिव्ड। वेस्टर्न पार्ट वाज द अपर पार्ट वेयर द रिच पीपल लिव्ड। In the upper part, the merchant class, ruling class and priest were lived। यानी ऊंचाई पर राज्य उस शहर के पुरोहित, व्यापारी और प्रशासक वर्ग के लोग रहा करते थे। In the upper part, the priest, merchant class peoples and ruling या administrative peoples lived। क्लियर? आया समझ में? ठीक है। तो
शहर में जब हम इनके एंट्री कर रहे हैं तो पाते हैं कि पूरा शहर सिटाडेल के अंदर था, और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि उस शहर के ऊपर वाइल्ड एनिमल्स का अटैक ना हो, या फिर कोई खतरनाक बैरबेरियन टाइप के लोग शहर पर हमला करके लूटपाट ना करें। क्लियर? तो शहर में हमने बताया कि सिटाडेल में भी आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। जैसे ही सिटाडेल के गेट पर जाएंगे, हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो के गेट पे जाएंगे, तुरंत एक बंदा आपको रोकेगा, यस यस प्लीज प्लीज स्टॉप इट, यू हैव द आइडेंटिटी कार्ड, यू हैव द आई कार्ड। तो आप आई कार्ड निकालेंगे, द सील्स वेयर द आई कार्ड, मोहरों के बगैर आप उसमें एंट्री नहीं कर सकते। यानी शहर का अपना आई कार्ड होता था। तो लिखेंगे कि आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, it means seals, was a compulsion for the everybody of the city। यानी मोहरों से ही पहचान होती थी, रिकॉग्नाइजेशन होता था। एंड सिक्योरिटी गार्ड was available on the entrance gate। यानी जो रक्षक होता था, या जो कहेंगे कि आप जो वहां पे इंस्पेक्टर जो होता था, वो पूरी जांच पड़ताल करता था, तब बंदा अंदर जाता था। करेक्ट? और क्या खासियत है, ये तो पहली चीज पता चली है ना। पहली क्वालिटी है कि पूरे शहर एक किले के अंदर मौजूद होते थे। हर किले के फ्रंट पे एक गेट कीपर होता था, वो आईडी लेता था, फिर शहर के अंदर आपको एंट्री दी जाती। आज देख लीजिए, आज जितने भी शहरों में कॉलोनी सिस्टम आ रहा है, और हर कॉलोनी में एक वॉचमैन होता है। आप किसी के से मिलना है तो सबसे पहले वॉचमैन आपसे पूछेगा, यस सर, योर नेम प्लीज, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलना है। देन वो फोन करेगा उस हाउस कीपर को, हाउस ओनर को, कि सर फला नाम का आदमी बंदा आपसे मिलना चाहता है, ही इज वैलिड और नॉट सर, प्लीज कैन आई, है ना, सेंड हिम। तो फिर जब वो आप बताएंगे कि या मेरा नोन है, भेज दो, तब जाकर देख रहे हैं आप 5000 साल पहले आईवीसी के लोगों ने कॉलोनी सिस्टम को डेवलप किया, जो आज हम उस चीज़ को डेवलप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बोलिए, हमने शायद अपने पूर्वजों को ठीक से समझा नहीं, या अगर हमें इस बात पर गुरूर है कि हम ही मॉडर्न हैं, तो शायद हम गलत फहमी के शिकार हैं। यस क्रिस्टीना? फाइनली अब चले स्वप्निल, थोड़ा और अंदर चलते हैं, हमें क्यूरियोसिटी हो रही है, वी वांट टू सी द सिटी प्लान ऑफ द आईवीसी पीपल्स, हम देखना चाहते हैं। तो हम चलते हैं, मान लीजिए मोहनजोदाड़ो में जा रहे हैं। तो मोहनजोदाड़ो शहर के अंदर जब एंट्री करते हैं तो पहली चीज़ क्या देखते हैं कि सिटी वाज डिवाइडेड इन द 2 पार्ट्स, है ना, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। ठीक है, मतलब इससे ये भी साबित होता है कि सोशल जो डिफरेंसेस थे वो मौजूद थे ना वहाँ पे, बरकत। और अंदर चलते हैं तो आईवीसी के जो मकान होते थे वो 1 या 2 तल्ले बने होते थे, 1 या 2 मंजिले, हर घर में 2 मंजिले होते थे। तो लिखेंगे, अब लिखेंगे हाउसेस, छोटा सा एक पॉइंट बनाएंगे, देयर हाउसेस डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। इनके घर जो होते थे वो बेसिकली 2 भाग में होते थे, लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट। यानी इनके मकानात कम से कम 2 मंजिले होते थे। समझ में आ रहा है सबने? 2 मंजिले। अच्छा, मैं हरियाणा में था अभी कुछ समय पहले, तो मैं वहाँ क्लासेस ले रहा था, तो गया था क्लास लेने दिल्ली से। तो वहाँ पर मैंने देखा कि शहर जो हैं, कुछ शहर बसाए गए हैं, जैसे चंडीगढ़ वगैरह का आप शहर देखिए, तो इतने वेल प्लान्ड शहर हैं। और मैंने देखा कि घर में 2 मंजिल से ज़्यादा अलाउड नहीं है गवर्नमेंट का। तो वो घर एकदम चेसबोर्ड पे बने हुए हैं, एकदम सीधी रोड्स हैं, कहीं भी कट नहीं है, प्लस घर इतने खूबसूरत बने हुए हैं कि यू कांट इमेजिन। बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं है, रोड एकदम वाइड थे वहाँ, चौड़े चौड़े, और इतने खूबसूरत मकान बने हुए हैं कि यार मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ आ गया, मुझे लगा मैं कनाडा में हूँ या अमेरिका में। इतने प्यारे घर, क्योंकि प्लान्ड थे पूरी तरह। या तो उनके मकान थे 2 मंजिला। अच्छा, क्या है भाई 20 मंजिला 30, भाई बड़े बड़े शहरों की बात, नॉर्मली वहाँ पे घर 2 मंजिला बने होते थे। और हर घर में बेटा, घर इतने बड़े होते थे कि हर घर में कम से कम 6 से 12 कमरे पाए गए। तो एवरी हाउस हैड द मल्टीपल रूम्स, हर घर में
एक से ज्यादा कमरे थे. 6 to 12 rooms were available in a house. Their houses were very large. उनके घर क्या थे? Yes, write it. Their houses very large and 6 to 12 rooms were available in that. हर घर में 6 से 12 कमरे पाए गए और हर घर में बेटा बेडरूम्स हैं. बेडरूम्स, किचन, वॉशरूम, ठीक है, बाथरूम, डाइनिंग टेबल, एवरीथिंग वाज अवेलेबल. आज हमारे घरों में जो होता है वो उनके घरों में सब कुछ मौजूद था. तो लिख लीजिएगा कि each houses had the bedroom, washroom, kitchen, well माने कुआं. हर घर में कुआं पाए गए फ्रेश वाटर के लिए. बल्कि घरों के अंदर डाइनिंग टेबल तक मिला है. नरगिस, यू कांट बिलीव, डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो आज हमारी हाई लेवल की फैमिलीज की तरह खाना खाते थे. या और क्या है बेटा, आप यकीन नहीं करोगे, मैं थोड़ा सा और रिसर्च पे बात करूं जो जनरल चीज़ नहीं है, कि कुछ तो बाथरूम्स ऐसे पाए गए हैं जिनमें गर्म और ठंडे पानी के लिए पाइप लगे हुए हैं. दे यूज द स्वेल पाइप्स, मिट्टी के पाइप में बाकायदा उनको कस के टाइट करके पाइप लगाए गए. और जो गर्म पानी का पाइप पाया गया उसमें जले के निशान हैं जो सबूत देते हैं कि इसमें हॉट वाटर है ना. वी आर यूजिंग द गीजर ना, we are using the cold and warm water na in our bathrooms, so they had उनके पास भी ये चीजें मौजूद. how can you imagine कि from 5000 years ago you use the geyser type something. गीजर नहीं है पर वो पानी कैसे गर्म करके वो आता था, पूरा वेल से कनेक्टेड था, कुएं से कनेक्टेड था, पूरा घर में फ्रेश पानी कुएं से आता था और वो पानी, गंदा पानी घर का, उन्हीं पाइप के मीडियम से ड्रेन होते हुए नीचे गलियों में होते हुए सीवर में जाके डंप हो जाता था. तो अभी तो हम सिर्फ हाउसेस के बारे में पढ़ रहे हैं ना. अब लिखिए ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज, सिंधु सभ्यता के शहरों में जल निकास प्रणाली कैसी थी? तो दे हैड द ब्यूटीफुल ड्रेनेज सिस्टम. उनका जो जल निकास प्रणाली था वो शानदार था. ब्यूटीफुल ड्रेनेज सिस्टम है ना. दे यूज द स्वेल पाइप्स फॉर द ड्रेनेज. मिट्टी के पाइप का इस्तेमाल गंदे पानियों के निकास के लिए करते थे. और ये जो गंदा पानी है घर का वो पाइप से निकलकर गलियों की नालियों में मिल जाता था, है ना. स्ट्रीट जो नालियां होती हैं उनमें जाकर मिलता था और उन स्ट्रीट जो ड्रेनेज है उनसे होता हुआ ये मेन सीवर में जाकर डंप हो जाता. यानी पूरे घर में ड्रेनेज सिस्टम का जाल बिछा हुआ था. The well network, drainage network was available in their houses. शानदार ब्यूटीफुल ड्रेनेज नेटवर्क was available in their houses. इनके घरों में शानदार जल निकास का जाल बना हुआ था, है ना. The soil pipes connected with the well, और वो सारी जो पाइप थी वो सब कुएं से जुड़ी हुई थी जिससे फ्रेश पानी घर के अंदर सप्लाई होता. ठीक है स्वप्निल, मैंने कहा कि जो पाइप थी, जो नालियां थी ना घर में जिससे पाइप से पानी आता था वो सब कुएं से कनेक्टेड थे, है ना. पाइप्स कनेक्टेड विद द वेल, और जिससे फ्रेश पानी घर के अंदर फ्लो होता. जैसे आज होता है यार, मोटर से पानी खींच के आता है. फर्स्ट टाइम मोटर तो नहीं था, बट दैट वाज देयर वेयर द नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम वाज अवेलेबल इन देयर हाउसेस. दैट वाज द ऑसम सिस्टम ऑफ द आईयूसी. वी कांट बिलीव ऑन दिस सिस्टम कि हाउ दे मैनेज द वेल ड्रेनेज सिस्टम इन देयर हाउसेस. कैसे शानदार व्यवस्था जो जल प्रणाल व्यवस्था उसका प्रयोग करते थे. या स्वप्निल, तो अभी तो आईवीसी की कहानी में बहुत कुछ है आप लोगों के लिए. आज तो अपने शुरुआत करी, अभी इनके हम नालियाँ, ड्रेनेज सिस्टम हैं, रोड्स हैं, है ना. इनके यहाँ और भी चीज़ें, सिटी प्लानिंग में जो चीज़ें थी वो सारी, कैसे शहर को बसाया गया था, वो सब हम लोग पढ़ेंगे. पर आज की क्लास में इतने रहने देते हैं, ठीक है. थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे. स्वप्निल, यस. आराध्या,
समझ में आया बेटा? धीरे धीरे आप कनेक्ट होंगे। अब इसका तरीका ये है कि जैसे आज आप जब घर पे जाइएगा, ठीक है, तो घर जाने के बाद जो कुछ मैंने पढ़ाया बेटा, यूपीएससी और दूसरे आपकी स्टडी में फ़र्क क्या है कि यूपीएससी ना आपके व्यूज़ मांगती, और व्यूज़ का डेवलपमेंट तब होगा स्वप्निल जब आप एनालिसिस करें। तो घर जाने के बाद आप जो नोट्स मैंने लिखाया है या जो एनसीईआरटी की आपके पास बुक्स होंगी, क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है हिस्ट्री की, तो उसमें आप एक बार उसको स्टडी करिए, फिर उस पर सोचिए, एनालिसिस करिए, और उसके बाद जो व्यूज़ आ रहे हैं उस पर लिखने की कोशिश। कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताऊँ, ठीक है? पर अभी तो आप पढ़िए, 2, 3, 4, 5 बार पढ़िए, ताकि आपका व्यूज़ उस टॉपिक पर डेवलप, है ना? किसी ने लिखा है कि साहिल पे रोज एक घरौंदा बना के देख, साहिल माने किनारा, साहिल पे रोज एक घरौंदा बना के देख, लहरें कभी तो हारेंगी तेरे यकीन पर। अगर आप बार बार कोशिश करेंगे बेटा ना, तो चीज़ें बदलती हुई दिखाई। प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है? तो आज इतने ही, कल हम लोग मिलेंगे, और आपकी कुछ भी अगर बातें होंगी, कोई भी चीज़ होगी, क्वेरीज होंगी, तो मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ ऑल द टाइम। हमसे आप बात कर लेना, और धीरे धीरे बेटा अभी तो जैसा बता रहे हैं, कह रहे हैं, वैसा करने की कोशिश करिए।